हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सबका। आज की मेंस डे में 3 क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि वेस्ट एशिया थीम से ओरिएंटेड है। ऑलराइट, एक क्वेश्चन एनर्जी सिक्योरिटी से, एक क्राइसिस डिप्लोमेसी से और एक आईएमईसी कनेक्टिविटी से। मेरा टेलीग्राम चैनल है अपस्केल विद कुबेर सर, अपस्केल विद कुबेर सर, ये सारा एक साथ ही है। ऑलराइट, थोड़ा लंबा नाम है। इस टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन करें for getting more updates regarding ethics, essay and geopolitics. Discuss the vulnerabilities exposed in India's energy security architecture by the crisis in the Strait of Hormuz, जो कि इस ईरान वॉर के कारण हुआ है, and critically evaluate the adequacy of India's policy response. 15 मार्क का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में करना है। ऑलराइट, तो मेरी कोशिश है कि एग्जैक्ट 250 वर्ड्स में इसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। अभी जो ईरान वॉर हुआ है 2026 में, जो कि यूएस इजरायली एयर स्ट्राइक्स के द्वारा ट्रिगर किया गया था 28 फरवरी 2026 को, which also marked the beginning of the war in a manner that the Iran supreme leader, the Ayatollah, he was also killed in that airstrike। और उसके बाद ईरान ने subsequently क्लोजर किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। इसने इंडिया की इंटायर एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को भी जेपटाइज करा है, हाईजैक करा है और टेस्ट भी किया है। वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज्ड। नंबर 1, नियरली 90% इंडिया के जो एलपीजी इंपोर्ट्स हैं, जो ट्रांजिट्स हैं, वो हॉर्मुज से आते हैं। और ये ब्लॉकेड के कारण फ्यूल शॉर्टेजेस भी देखी हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट भी हमने देखे थे। अप्रैल में आपको याद होगा गैस प्राइसेस बढ़ गए थे, एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट करने की कोशिश मार्केट में करी गई थी, होर्डिंग की जा रही थी गैस सिलेंडर्स की। और ब्रेंट क्रूड जो है वो भी $80 से $120 तक पहुंच चुका था प्रति बैरल, which strained both the current account and also the household budgets nationwide. In fact, even so, मोदी जी ने स्पीच भी दिया था कि आप अगर कर सकते हैं तो मिनिमम ट्रैवल करें, ज्यादा ट्रैवल मत करें, पैसे बचाने की कोशिश करें, थोड़ा फ्रूगल एक्सपेंडिचर करें, बिकॉज हालात खराब हो सकते हैं। Decades of continued dependence on the single maritime corridor without adequate strategic reserves of diversified long-term sourcing, इसके कारण इंडिया was left with no options and therefore इंडिया के पास immediately कोई ऐसा प्राइस अब्सॉर्ब करने के लिए या कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं था। ऑफ कोर्स हमारे पास अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में है। सो देयरफॉर हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो रिफाइनरी कंपनीज हैं, दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ प्रीमियम ऑन द ऑयल विच इज कमिंग। ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैपिटल। ये काफी कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड ऑयल रिफाइनिंग का। सो कब तक वो प्राइसेस कंज्यूमर्स को पास ना करते हैं, अल्टीमेटली हमने देखा कि प्राइसेस भी बढ़े, ऑयल के और पेट्रोल और डीजल दोनों के प्राइसेस भी बढ़े। इंडिया का रिस्पॉन्स, हमने प्रॉम्प्टली डिप्लॉय किया ऑपरेशन संकल्प, जहां पे इंडियन नेवी वॉरशिप्स ने एस्कॉर्ट किया स्ट्रैंडेड एलपीजी कैरियर्स को, ताकि उनको वो सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर लेके जा सके थ्रू द गल्फ ऑफ ओमान। और टेम्परेरी अमेरिका ने वेवर दिया, जिसके कारण हम रशिया से ऑयल बाय कर सकते हैं इमरजेंसी पर्पसेस में, बिकॉज आप ये बात जानते ही हैं कि इंडिया इज अ एनर्जी हंग्री कंट्री। 80% जो इंडिया की नीड्स है दे कम फ्रॉम इंपोर्ट। आई मीन इंडिया के जो एनर्जी नीड्स है दे कम फ्रॉम इंपोर्ट्स। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें कि हमने न्यूट्रलिटी को भी फॉलो किया, वी फॉलोड स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी, वी अवॉइडेड डायरेक्ट ब्लेम ऑन ईदर ईरान और द यूएस इजराइल कोलिशन, व्हिच आल्सो हेल्प अस टू प्रिजर्व एक्सेस एंड लेवरेज विद ऑल द पार्टीज। बिकॉज ईरान भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाबहार पोर्ट वहां पे हमने डेवलप करा है। ईरान एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। ईरान की जो लोकेशन है बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, द ज्योग्राफी ऑफ ईरान बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर कैस्पियन सी है, नीचे आपका पर्शियन गल्फ है। ईरान के साथ हमारे रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड गैस काफी पुराने हैं, काफी गहरे हैं। तो वी कांट अफोर्ड टू टेक वन साइड, कि ईरान की साइड लें या सिर्फ अमेरिका या इजराइल की साइड लें। हमारे लिए सभी पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्रिटिकल इवैल्यूएशन में जो नेवल और डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स था काफी स्विफ्ट था, वेल कोऑर्डिनेटेड था और काफी इफेक्टिव था। बट इट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर रादर देन रिजॉल्व द अंडरलाइंग प्रॉब्लम ऑफ द चोक पॉइंट डिपेंडेंस। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हमारे बहुत कम थे, और genuinely sourcing diversification had stayed largely very reactive rather than being very structural or pre-planned. So which means again the need of the hour is कि ये crisis कल को हो या ना हो, but we have to build up our strategic reserves। और वो strategic reserves हमको इस प्रकार से build up करने कि हम कोई एक या दो देश पे dependent नहीं है। And दूसरी बात, we have to augment the strategic petroleum reserves in a manner that हमारे पास sufficient दिनों का buffer है, not the buffer which we have right now। Alright, so we have to accelerate petroleum reserve expansion। हमको अपने क्रूड को डाइवर्सिफाई करना है, एलपीजी को सोर्स करना है बियॉन्ड द गल्फ कंट्रीज, फास्ट ट्रैक करना है ऑल्टरनेटिव कॉरिडोर्स जैसे कि चाबहार है, आईएमईसी है, ताकि ये जो क्राइसिस अभी हुआ है ये कैसे हमें लेसन दे सकता है कि एनर्जी रेजिलियंस के मामले में हमको एक स्ट्रक्चरल स्ट्रैटेजी बनानी है, ना कि कोई वन टाइम
कोई हमने स्ट्रैटेजी बनाई कि हमने कोई ऑपरेशन डिप्लॉय किया जिसके कारण हमने अपने टैंकर्स को सिक्योर किया? वी नीड एन एसओपी जहां पे हम आने वाले समय में, बिकॉज लेट मी टेल यू, ये रीजन हमेशा वोलेटाइल रहेगा, हमेशा वोलेटाइल रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन है. सो वी हैव टू हैव अ स्ट्रक्चरल एनर्जी पॉलिसी. Okay, examine the challenges India faced in protecting its citizens and strategic interests during the 2026 Iran war, a conflict India was not directly party to, and discuss this. इसके दो parts हैं, examine the challenges, and second part is discuss what this is revealing about India's crisis response diplomacy. Now, India की जो हमारी जो neutrality रही है 2026 के ईरान वॉर में, this has not fully insulated it from harm, but this has exposed sharp limits in protecting citizens and interests during a conflict it had no control over. चैलेंजेस क्या है? ईरान ने दो इंडियन फ्लैग, ओके अमेरिका ने, बेग योर पार्डन, यहां पे अमेरिका ने, यहां पे मिसप्रिंट हो गया है, तो सॉरी, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था. ईरान ने 2 इंडियन फ्लैग वेसल्स को अप्रैल में फायर किया था. आई वाज कंफ्यूजिंग दैट विद द IRIS देना, द फ्रिगेट इंसिडेंट. तो ईरान ने, हम चैलेंजेस इंडिया ने क्या फेस करे हैं? ईरान ने गलती से, चलो 2 इंडियन फ्लैग वेसल्स को अटैक किया था, अप्रैल की बात है, 2 वीक ऑफ अप्रैल की बात है, और सेपरेटली एक इंडिया बाउंड शिप भी सीज किया था नियर हॉर्मुज, और एक अमेरिकन स्ट्राइक भी देखा ऑन अ टैंकर ऑफ ओमान ऑन द कोस्ट ऑन द गल्फ ऑफ ओमान इन जून, व्हिच किल्ड एटलीस्ट 3 इंडियन सेलर्स. नाउ वी आर नॉन बिलिजरेंट, हम यहां पे बिलिजरेंस या कोई एग्रेशन नहीं दिखा रहे हैं. वी डोंट हैव एनी सीट एट द टेबल. इंडिया हैड नो डायरेक्ट लोकस टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स एंड कुड ओनली रिस्पॉन्ड आफ्टर द फैक्ट, व्हिच एक्सपोज्ड द वल्नरेबिलिटी ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजंस एंड इवन द मर्चेंट शिपिंग which was caught across the fire between these two warring nations. Diplomatic response, हमको बहुत एक careful line tread path करनी थी. We had to condemn strikes on American bases without naming Iran. Then we had to summon both the Iranian envoy and the American, charged their affairs over separate incidents. ये जो rare dual protest था, that reflected an attempt to defend Indian interests against, हमने अपने interest defend कर रहे हैं against both एक long standing partner, अगर हम बात करें अमेरिका की, वैसे अमेरिका और ईरान दोनों हमारे बहुत पुराने पार्टनर्स हैं, लेकिन हिस्टोरिकली फ्रेंडली स्टेट की बात करें तो ईरान हैज बीन वेरी हिस्टोरिकली फ्रेंडली विद अस. अमेरिका की बात करें, अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस पिछले 25 सालों में काफी स्ट्रेटेजिक रहे हैं. एट द सेम टाइम वी डोंट वांट टू अबैंडन टाइज ईदर विद ईरान, ईदर विद इजराइल और विद अमेरिका. व्हाट इट रिवील्स, ये एपिसोड ने टेस्ट करा है इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डॉक्ट्रिन को अंडर रियल प्रेशर, व्हिच शोज कि मल्टी अलाइनमेंट प्रिजर्व करता है डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, बट ये प्रोटेक्शन गारंटी नहीं करता जब इंडिया इज खुद बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ दिस पावर टसल, बिकॉज हमारे सेलर्स मारे गए हैं. न्यूट्रलिटी हैज अलाउड क्रेडिबल प्रोटेस्ट ऑन बोथ द साइड्स, कि हमने कंडेम करा है, चाहे वो अटैक ईरान की तरफ से है या अमेरिका की तरफ से है, बट नॉट द लेवरेज टू कंपेल आउटकम्स. हमारे पास अभी वो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में हम अपने दायरे में जो कर सकते हैं कर रहे हैं, यानी कि जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, सो सॉरी बीच में लाइट चली गई थी, इस करके शायद बीच में थोड़ा आपको कट लगा होगा. इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज नॉट रियली इज एबल टू लेवरेज कि वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या वो मल्टी अलाइनमेंट के जरिए हम लेवरेज ले सकें और ईरान और अमेरिका के बीच में डी-एस्केलेशन करा सकें. हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे लिए बढ़िया है, वो हमारे डिप्लोमेटिक स्पेस को प्रिजर्व कर रही है, हमारे इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर रही है, बट क्या वो उतनी बड़ी है, क्या उसमें इतना लेवरेज है कि हम दोनों के बीच में लड़ाई बंद करा सके या हम फर्दर कैजुअलिटीज को प्रिवेंट कर सके? शायद वो नहीं है. वी कांट यूज दैट एज अ लेवरेज टू कंपेल द आउटकम्स. तो वे फॉरवर्ड, इंडिया नीड्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्राइसिस रिस्पांस मैकेनिज्म जो कि डेडिकेटेड है टू मैरीटाइम इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स, रियल टाइम वेसल ट्रैफिकिंग एंड स्ट्रॉन्गर बैक चैनल डिप्लोमेसी विद ऑल द साइड्स. बिकॉज जैसे हमारा डायस्पोरा एक्सपैंड हो रहा है, हमारा मर्चेंट शिपिंग फुटप्रिंट भी एक्सपैंड हो रहा है, एट द सेम टाइम ये कॉन्फ्लिक्ट्स तो हमेशा रहेंगे दुनिया भर में, जो कि हमारे डायस्पोरा को, हमारे ट्रेड को, हमारे कॉमर्स को, हमारे मर्चेंट वेसल्स को हमेशा एक्सपोज करेंगे, चाहे वो रेड सी में है, स्विस कनाल में है, मेडिटेरेनियन सी में है, या चाहे वो पर्शियन गल्फ में है. एंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि जो डिस्ट्रप्शन हॉर्मुज में आया है, इसमें एक मोमेंटम फिर से रिन्यू हुआ है ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी रूट्स में, बिकॉज हॉर्मुज जैसे आप जानते हैं बहुत नैरो कॉरिडोर है, इट्स अ वेरी वेरी नैरो कॉरिडोर, राइट. एंड ओवर डिपेंडेंस हॉर्मुज पे काफी था, बिकॉज वेस्ट एशिया से सारा का सारा जो ऑयल और गैस का ट्रेड है वो यहीं से हॉर्मुज से आ रहा है. इंडिया हो, चाइना हो, बहुत एनर्जी डिपेंडेंट, एनर्जी हंग्री कंट्रीज हैं. तो यानी कि अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस IMEC की बढ़ जाती है. नाउ यू हैव टू डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, ऑल्दो IMEC कॉरिडोर भी अभी अंडर खतरे में ही है, बिकॉज जब से ये कॉरिडोर अनाउंस किया था उसके बाद ही गाजा और इजराइल की लड़ाई शुरू होगी, हमास और इजराइल की लड़ाई शुरू होगी, एंड देन ऑफ कोर्स अभी जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है. लेकिन इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को समझो. बाय राउटिंग द गुड्स टू द गल्फ पोर्ट्स, then via the rail and then onwards to the Haifa port in Israel and onward by sea to Europe, IMEC reduce करता है डिपेंडेंस
on the single Hormuz choke point and also the Suez Canal choke point as well. And this will potentially cut the transit time and the logistic cost for India's westward trade. यानी कि इंडिया का जो ट्रेड है विद द वेस्टर्न कंट्रीज, विद यूरोप, विद साउदर्न यूरोप, विद सेंट्रल यूरोप, ऑल द वे अप टू नॉर्दर्न यूरोप, वो जो कनेक्टिविटी है दैट इज मच मोर फास्टर, द टाइम टेकन इज मच मोर लेसर, द डिस्टेंस इज कंसिडरेबली रिड्यूस, बिकॉज यहाँ पे हमको हॉर्मूज या स्विस कनाल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा. स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, IMEC फर्दर डीपन करता है भारत की पार्टनरशिप को विद द UAE, सऊदी, इजराइल, जो कि पार्टनर्स हैं इस प्रोजेक्ट में इंडिया के साथ, और एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव भी है apparently at least on paper to China's BRI as well. और ये इंडिया के इंटरेस्ट के साथ बहुत क्लोजली अलाइन करता है, एंड ऑल्सो दिस इज ओवरलैपिंगली अलाइनिंग विद दोज ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड ऑल्सो अमेरिका. देयरबाय हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी स्ट्रेंथन होती है, और हमारी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है दैट इज स्ट्रेंथनिंग अक्रॉस वेस्ट एशिया, अक्रॉस यूरोप एंड ऑल्सो साउथ एशिया. ऑलराइट, एंड ऑल्सो द आइडिया इज के IMEC कॉरिडोर को हमने इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी लिंक करना है. तो एशिया के अंदर 3 रीजन आ गए, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया, एंड देन यूरोप. एंड देन ऑब्वियसली लाइक अगर यूरोप तक वो ट्रेड जा रहा है, सो दैट कैन ऑब्वियसली पास टू द अटलांटिक एंड गो ऑनवर्ड्स टू अमेरिका एज वेल. चैलेंजेस शार्पेंड बाय द वॉर. सो कॉरिडोर का जो वेस्टर्न एंड पॉइंट है यानी कि इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है, दैट इज इनसाइड अ कंट्री जो कि एक्टिवली एंगेज्ड इस वॉर में, व्हिच इज कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स रीजनली, एंड ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस भी डिले होगी. गल्फ स्टेट्स themselves they were also not immune either, with Bahrain and Kuwait directly targeted by Tehran, by Iran, which shows कि जो IMEC का ओवरलैंड गल्फ लेग है उसमें भी अपनी खुद की रीजनल इंस्टेबिलिटी रिस्क आते हैं. सऊदी का जो पैरेलल मूव है कि वो अपना खुद का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को एक्सपैंड करना चाहता है, वो सिग्नल करता है दैट इट इज ऑल्सो कंपीटिंग विद the medium of the Strait of Hormuz. This is something which is not complementary, but this is something which is competing. So alternatives हर कोई कंट्री एक्सप्लोर कर रहा है. सऊदी अरेबिया भी अपनी डिपेंडेंसी हॉर्मूज पे नहीं रखना चाहता, तो वो भी अपनी जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, तो सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग दैट पाइपलाइन विच कैन बी एन ऑल्टरनेटिव, जिसके जरिए सऊदी अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो इस वॉर ने अंडरलाइंग लॉजिक ऑफ द IMEC को तो स्ट्रेंथन करा है कि इस कॉरिडोर को फंक्शनल बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन जो डी रिस्किंग है, डी रिस्किंग यहां पे नहीं हुई, बिकॉज अभी भी द वेरी होल कॉरिडोर, द IMEC कॉरिडोर इज इन्वॉल्विंग दोस कंट्रीज जो कि इस वॉर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं. तो देयरफॉर वहां पे रिस्क फैक्टर अभी कम नहीं हुआ है, जो कि इसकी एग्जीक्यूशन को डिले करेगा. सो इंडिया शुड देयरफॉर परस्यू दिस एज वन स्ट्रैंड ऑफ अ डाइवर्सिफाइड कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी अलोंगसाइड चाबहार एंड INSTC रादर देन अ सिंगुलर सब्सटेंस फॉर हॉर्मूज डिपेंडेंस. तो ये 3 सवाल थे दोस्तों जो आज मैंने डिस्कस करने थे. बाकी इफ एट ऑल यू लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ mentorship, you're looking for any kind of strategy sessions, GS में mentorship की तलाश में है, please call on the toll free number 1800-890-3043 and we would love to help you out. I will see you very soon. Thank you so much.